अंता विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए और लिहाजा इस परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ये बात इस बात का सबूत है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अंता में अपने प्रत्याशी यानी मोरपाल सुमन के समर्थन में चुनाव प्रचार में दो बार रोड शो करने पहुंचे, लेकिन लिहाजा परिणाम उसके विपरीत रहा और मोरपाल सुमन को दूसरे स्थान पर आना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिरकार मोरपाल सुमन के साथ ऐसा क्या हुआ कि अंता की जनता ने उनको नकार दिया। उसके कई पहलू हो सकते हैं। पहला कि मोरपाल सुमन स्थानीय है लेकिन लोगों के लिए चर्चाओं में नहीं है। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंता के अंदर जो कैंडिडेट उतारना था, जो प्रत्याशी उतारना था, उसमें कहीं चूक कर दी, क्योंकि माना जा रहा है कि अंता में मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी की पसंद थी, मुख्यमंत्री की पसंद थी, लेकिन लोग इसे देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे की पसंद पर मोरपाल सुमन को वोट यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के प्रत्याशी नहीं थे, क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा जब यहाँ पर प्रत्याशी की घोषणा होनी थी, उससे 2 दिन पहले प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के बंगले पर पहुँचते हैं। बंगले पर उनसे मुलाकात होती है, चर्चाएँ होती है। उससे थोड़ी देर पहले वहाँ पर मदन राठौड़ पहुँचते हैं। तो तमाम तरह के कयास थे कि कहीं ना कहीं प्रभुलाल सैनी को वहाँ पे अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी चुना, माली समाज पर दांव खेला। क्या ये प्रत्याशी उस अंता विधानसभा चुनाव के लिए उचित था? क्योंकि उनके सामने एक दिग्गज नेता जो पहले पूर्व विधायक रह चुका था, मंत्री रह चुका था और एक कद्दावर नेता की छवि कांग्रेस में उनकी रही है, उनके सामने क्या वो प्रत्याशी काफ़ी था? उधर दूसरी तरफ मोरपाल सुमन के सामने नरेश मीणा ताकतवर नजर आए। नरेश मीणा इस बात को लेकर बार बार कहते आए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराएंगे, लेकिन इस लिहाज से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरेश मीणा की हार के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। क्योंकि नरेश मीणा अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी की हार में होता और प्रमोद जैन भाया तकरीबन यहाँ पर 1 लाख वोटों के आसपास पहुँच जाते। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी अब इस हार का मंथन ज़रूर करेगी। प्रत्याशी की हार के बाद ना तो मुख्यमंत्री कुछ कह पा रहे हैं, न ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ कह पा रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पर कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि यह हार एक संगठित हार है। मुख्यमंत्री की हार कही जा सकती है, पूर्व मुख्यमंत्री की हार कही जा सकती है, लेकिन ये हार आखिरकार किसकी है अभी तक ये तय नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस हार को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हार खुद की है और उनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। लेकिन अंता में जिस तरीके से हमने बदलाव देखा कि पिछले कुछ दिनों पे वहाँ गणित बनाई जा रही थी, जातीय समीकरण खोजे जा रहे थे, क्या प्रमोद जैन भाया के सामने प्रत्याशी पे कहीं चूक हुई है? तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी अब मंथन करेगी। सवाल ये भी है कि अब क्या मुख्यमंत्री के कार्यकाल से 2 साल का कार्यकाल हमने देखा है, उसमें जनता ने उनको नकार दिया है, क्योंकि राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और लिहाजा इस बात का है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और मुख्यमंत्री की अब कहीं ना कहीं बदली भी कहीं मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री बदल जा सकते हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। कई मंत्री नाराज़ चल रहे थे, क्या उन्हें अब साधा जाएगा? हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर अभी खुश है, भारतीय जनता पार्टी में इस बात का जश्न है कि बिहार उन्होंने जीत लिया है, लेकिन अंता पे फिलहाल किसी का ध्यान नहीं है। अंता हार राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। उधर इसे लेकर कांग्रेस अब मजबूत होगी, क्योंकि विधानसभा के सदन के अंदर अब उनका एक प्रत्याशी पहुंच चुका है और अतिरिक्त विधायक के साथ वहां पर कहीं ना कहीं अब होने वाले आगामी सदन काफ़ी हंगामेदार होंगे। लेकिन ये मुश्किलें हैं और यह हार की जिम्मेदारी आखिर वसुंधरा राजे की है या भजनलाल शर्मा की है, ये आने वाला समय तय कर देगा। लेकिन आलाकमान के पास ये मैसेज ज़रूर गया है कि राजस्थान में करारी हार ये संगठित है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसमें इस हार के बाद में बीजेपी में क्या बदलाव होने वाला है, यह आगामी हमको सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद साफ तौर पर नजर आने लगेगा। लिहाजा अब ये माना जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाली है, चाहे आने वाले विधानसभा के सत्र हो, उसके बाद योजनाओं हो, धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा अब सीधी सादी राजनीति से बचेगी। कांग्रेस हमलावर ज़रूर होगा, सदन में अब विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वसुंधरा राजे और या भजनलाल शर्मा की ही साख दाव पर नहीं थी, दाव पर तो अशोक गहलोत की साख भी थी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी साख को बचाया। कांग्रेस संगठित नजर आई और संगठन का फायदा
या कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ है। संगठित भाजपा नज़र नहीं आई, जहां मुख्यमंत्री के दौरे में हमको देखने को मिला कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उनको काम गिना रही है, वो डायरी में नोट कर रहे हैं। उसके बाद लिहाजा उनके मंत्री वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहां पर मदन दिलावर वहां से थे और उनके साथ ही हीरालाल नागर वहां से मंत्री थे हाड़ौती से। हाड़ौती की हार कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी यहाँ पर बदलने वाली है। आगामी ये नया जो साल है वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए अलग होगा, लेकिन किसके लिए मुश्किलें बढ़ेगी ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।